जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अभी इंडियन आर्मी में ईएमई ग्रुप सी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यह टोटल वैकेंसी 625 पदों के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो 2-4-5 दिन में कर देंगे। मगर जब आप लोगों ने इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा या फिर दूसरे यूट्यूबर्स की बातें सुनी तो आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि फिजिकल कौन कौन सी पोस्ट में होगा, उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, इसका मेडिकल किस प्रकार से होता है, क्या आप एक से अधिक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसमें एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज पर आएगा। ठीक है। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल कितना पुराना होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे डाउट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे और इसके साथ ही साथ शॉर्ट में एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। आप लोग इस वीडियो में आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के सारे जवाब मिल जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, फाइनली इंडियन आर्मी में ईएमई ग्रुप सी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यह एक परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है। यह टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेस में वैकेंसी नहीं है। ठीक है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। ठीक है। और इसमें टोटल 625 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ट्रेडमैन मेट, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, एमटीएस, फिटर, वेल्डर, व्हीकल मैकेनिक और इसके अलावा 2-4 पद हैं। ठीक है। तो टोटल 625 पद हैं। ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट इन सभी पोस्ट में कॉमन है। ठीक है। और कुछ पोस्ट में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, कुछ में ट्रेड टेस्ट होगा, कुछ में स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है। इसमें रिटन टेस्ट में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है। अब इसमें बात आती है कि फिजिकल किस पोस्ट में होगा। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अगर आप लोगों ने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखा तो एक बार आप लोग देख लेना। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर में ही सिर्फ फिजिकल होगा, इसके अलावा किसी भी पोस्ट में फिजिकल टेस्ट आपका नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ फिजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, जिसमें आपकी हाइट नापी जाएगी। 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम वजन आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए। इसमें आपको 63.5 किलोग्राम वेट उठाकर 183 मीटर 96 सेकंड में भागना है। ठीक है। 2.7 मीटर की आपको लॉन्ग जंप करना है और 3 मीटर की आपको रोप क्लाइंबिंग भी करना है। इस प्रकार से फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा किसी भी पोस्ट में आपको फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, यह कोई फिजिकल फोर्स की वैकेंसी नहीं है। मतलब फायरमैन में तो भाई फिजिकल टास्क होते हैं, तो इसमें आपका फिजिकल का स्टैंडर्ड रखा गया है। इसके अलावा जो अदर पोस्ट है, ट्रेडमैन हो गया, एलडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, इनमें ट्रेड रिलेटेड काम होगा। ठीक है। स्किल्स रिलेटेड काम होगा, मगर इसमें फिजिकल आपका नहीं होगा। इस चीज के लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। अगर आप फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तभी आपका फिजिकल होगा, इसके अलावा किसी भी पोस्ट में आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आपका एग्जाम सेंटर कहां पर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, आर्मी ईएमई में हर एक आर्मी बेस वर्कशॉप के लिए वैकेंसी निकाली गई है, चाहे 505 हो, 509 हो, 510 हो, 512। तो आप जिस भी आर्मी वर्क बेस शॉप के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे आपने जबलपुर के लिए अप्लाई किया तो आपका एग्जाम सेंटर जबलपुर में होगा। अगर आपने प्रयागराज के लिए अप्लाई किया तो प्रयागराज रहेगा। अगर आपने आगरा में अप्लाई किया तो आपका एग्जाम सेंटर आगरा में रहेगा। अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एग्जाम सेंटर दिल्ली में रहेगा। मतलब जिस भी आर्मी बेस वर्कशॉप के लिए अप्लाई करेंगे आपका एग्जाम सेंटर उसी सिटी में रहेगा। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अब बात आती है मेडिकल की। तो इसका मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है एक्सेप्ट फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर में। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर में जो कैंडिडेट होना चाहिए फिजिकली फिट होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर पोर्शन में सब में फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होगा, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें। इसका मेडिकल होगा तो आर्मी एमएच में ही, मगर इसमें कुछ आपकी ब्लड टेस्ट और कुछ जांच वगैरह हो जाएंगी। ठीक है। इसलिए इसमें इतना हार्ड मेडिकल आपका नहीं होता जैसे कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नॉर्मल सा बिल्कुल बेसिक सा इसका मेडिकल रहेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें।
ठीक है। मगर थोड़ा फायरमैन वाले या फिर फायर इंजन ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर आपको मेडिकल और फिजिकल दोनों टफ हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हम लोग इसके एक से अधिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक से अधिक पोस्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप लोग एक से अधिक पोस्ट में अप्लाई करें चाहे एक से अधिक फॉर्म डालें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एग्जाम, सपोज दैट आपने 2 पोस्ट में अप्लाई कर दिया, फायरमैन, और दूसरा आपने अप्लाई कर दिया एमटीएस में, ठीक है। अगर इनका एग्जाम एक ही दिन पड़ गया तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप इसका एग्जाम किसका देंगे, क्योंकि आप एक ही जगह जा सकते हैं, दोनों जगह नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा कि आपने जिन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है कि क्या उसका एग्जाम एक ही दिन है, या फिर मे भी हो सकता है कि आपने एक फॉर्म इस सेंटर में डाल दिया, दूसरा फॉर्म दूसरे सेंटर में डाल दिया, तो आपको डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी जगह फॉर्म डालते हैं। सपोज दैट आपने एक ही आर्मी बेस वर्कशॉप में 2 फॉर्म डाल दिए, दोनों का एडमिट कार्ड आ गया, अगर दोनों का एग्जाम एक ही दिन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप अलग अलग 2 एग्जाम दे सकते हैं। मगर दोनों का एग्जाम एक ही दिन पड़ गया फिर तो आपको एक चूज करना पड़ेगा, तो वो किस्मत का खेल है, ठीक है। अब इसमें कई कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें आपके एडमिट कार्ड कितने परसेंट पे आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये आर्मी ग्रुप सी की जो ऑफलाइन भर्ती होती है ना, इसमें कुछ क्लियर नहीं होता है कितने परसेंट पे एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। मैं हवाबाजी में आपको बता दूं कि 70+ वालों के आएंगे, 80+ वालों के आएंगे, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। इसमें जो मेन खेल होता है, आपने फॉर्म सही भरा है कि नहीं भरा है, आपका फॉर्म सही जगह पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ परसेंटेज का जिक्र उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कहीं पर नहीं किया है, तो इसके बारे में अगर मैं कोई आपको एग्जाम्शन या फिर कोई भविष्यवाणी करूं तो फिर वो बेकार की चीज होगी, तो जिसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप लोग अपना फॉर्म सही भरें और सही समय पर भेज दें, ठीक है। ये क्या ऐसे नहीं कि बहुत कम आपके नंबर हो, 33%, 40% हो तो फिर मत भरना। अगर आपके 60 के ऊपर है तो आप आराम से भरिए, एडमिट कार्ड आपका आएगा, बस शर्ते आप फॉर्म वगैरह सही से भर देना, ठीक है। फॉर्म भरते समय जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको फॉर्म में कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, कोई कटिंग नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको जो फॉर्म है ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है, साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। तो मैंने अपने वीडियो में बताया कि आपको साधारण डाक से भेजना है, तो लड़का मुझे कमेंट कर रहा है सर अगर स्पीड पोस्ट से भेज दो तो क्या दिक्कत हो जाएगी, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे गलत साबित करा रहा है। जबकि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है, मैं एज पर नोटिफिकेशन बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी आपको थोड़ी ना सुना रहा हूँ, है ना। तो यही चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप घूमते रहना, फिर बाद में कमेंट करेंगे सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, फलाने का आ गया। तो फलाने ने सही किया था, आपने गलत किया है, इसलिए आपका नहीं आया, फलाने का आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी होती है मगर ये काफी मायना रखता है, इनका काफी इंपॉर्टेंस होता है आपके एडमिट कार्ड आने में और ना आने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखें, और उसमें ये भी ध्यान रखें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजने, जैसे कि अंदर एक लिफाफा आपको भेजना है, लिफाफे में 5 रुपए का डाक टिकट लगाना है, उस लिफाफे में आपको अपना पता भी साफ साफ लिखना है, सारी चीजें उसमें मेंशन कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपका एडमिट कार्ड आपके घर में आ जाए। कई बार होता है एडमिट कार्ड तो रिलीज हो जाता है मगर जो आपका वो पोस्टमैन होता है आपका एडमिट कार्ड देता ही नहीं है, रखे रहता है, लेट आता है, बहुत चीजें हो जाती हैं उसमें, है ना। अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसमें कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए। तो इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखें, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट ना लगाना, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है 6 महीने से ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन ओल्ड 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा पुराना आप डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि यार अभी मेरे पास तो नया कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी मैं क्या करूं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो आपके पास पुराना वाला है आप उसको लगा के भेज दे, में भी हो सकता है कोई ठीक ठाक आदमी हो, अच्छा आदमी हो तो आपको भेज दे, है ना। तो आ जाए तो बाद में आप लोग बनवा के अपना दे देना, क्योंकि अभी इसको बनवाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ऐसे डोमोसाइल का है, डोमोसाइल के लोग पुराना लगा देते हैं। तो यही सब छोटे छोटे रीजन हो जाता है जिसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है ना। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखें, चीजें बिल्कुल एक्यूरेट रखें जैसी मांगी गई, अगर आप वैसा करते हैं तो आपको एडमिट कार्ड जरूर आएगा, है ना। तो यही छोटी छोटी चीजें थी जिनके बारे में आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों को काफी कमेंट आ रहे थे तो एक एक करके सभी कमेंट का जवाब देना मुश्किल था। और ये ऐसे कमेंट है जो कॉमन सब कॉमन कमेंट है, ये सबके डाउट्स हैं, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देता हूँ जिससे सभी लोगों को इसके आंसर मिल जाए, है ना। तो मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी, 1 पेज पर सारी चीजें हैं। अब आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको किस कैसे क्या करना है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को बिना सपोर्ट की चीजें संभव नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए तो भाई खड़ा ही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।